सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो करंट अफेयर्स में तो हम लोगों ने होमवर्क दिया था, एक दो चीजें और जोड़ लीजिए। करंट अफेयर्स में एक ये देखिए कि जो यूएलबीज हैं और आरएलबीज, रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, आरएलबीज एंड यूएलबीज, उनके साथ कितना जस्टिस हुआ है। सिंस इंडिपेंडेंस लोकल बॉडीज को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। और जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो दलितों का रिप्रेजेंटेशन, विमेन रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, अर्बन लोकल बॉडीज में, रूरल लोकल बॉडीज में है, बट वो कितना सफल है इसके ऊपर पूरी स्टडीज हैं और काफ़ी क्रिटिकली एनालाइज करना होता है पॉलिटी के हिसाब से। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से वर्तमान में क्या स्थिति है, और डिवोल्यूशन, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की क्या स्थिति है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन मीन्स जो संसाधन मिलने चाहिए, जितना रिसोर्सेज मिलना चाहिए, जितना पैसा मिलना चाहिए लोकल बॉडीज को, उतना दिया जाता है कि नहीं, नहीं दिया जाता है तो क्यों नहीं दिया जाता। चीफ मिनिस्टर को ऐसा क्यों लगता है कि जो शहर का मेयर है उसको प्रसिद्ध नहीं होने देना है, उसको काम नहीं करने देता। तो पूरे इंडिया में चीफ मिनिस्टर्स मेयर को काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि मेयर अगर अपनी इमेज बना लेंगे तो चीफ मिनिस्टर के दावेदार हो जाएंगे। तो इसी तरह से कोई बड़े गांव का सरपंच और किसी इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो इमेज बना लेते हैं तो विधायक के दावेदार हो जाते हैं, मंत्री के दावेदार हो जाते हैं। तो विधायक मंत्री जो है उनको आगे नहीं बढ़ने देते। तो पॉलिटिक्स बीच में आती है। तो कुछ सच्चाइयाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग स्टडी कीजिए, क्योंकि जब किसी संस्था को चलते हुए काफ़ी समय हो जाता है, किसी काम को होते हुए बहुत समय हो जाता है, तो फिर मूल्यांकन होने लगते हैं कि आखिर इतने समय से पंचायती राज है, इतने समय से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या खोया, क्या पाया, मिला क्या उससे। मूल्यांकन तो होता है और मूल्यांकन होना भी चाहिए, मूल्यांकन से डरना नहीं चाहिए। कल मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा था, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट एक तरह का वैल्यूएशन है, मूल्यांकन है। और वो बड़ा, जैसे कई लोग ब्लड चेक करवाने से ही डरते हैं, बोलते हैं उसमें कुछ न कुछ आ जाएगा। बड़ी अजीब चीज़ है, अगर आ जाएगा तो इलाज करना चाहिए, नहीं फिर टेबलेट खानी पड़ेगी, डॉक्टर डरा देगा। तो प्रॉब्लम तो आप लेके घूम रहे हो ना भाई। आप ब्लड रिपोर्ट नहीं बनवाओगे तो उससे कोई बीमारी ठीक थोड़ी हो जाएगी। हो सकता है आप ब्लड रिपोर्ट मतलब ब्लड चेक करवाओ और जब रिपोर्ट आ जाए तो डॉक्टर आपको सलाह दे कुछ अच्छी, तो हो सकता है 10 साल ज़्यादा जिंदा रहो, उससे फ़ायदा है ना। लेकिन कई लोग, इसलिए साइंस से बहुत डरते हैं लोग। साइंस बिल्कुल एकदम ब्लंट होता है, वो एकदम बता देता है ना कि ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम सत्य बताता है तो सत्य से बड़ा डर लगता है। तो साइंस ट्रुथ को बताता है, ठीक है। तो साइंस में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सेल का प्रोजेक्ट आया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, वैसे आजकल ह्यूमन सेल प्रोजेक्ट आया हुआ है। SCP, वो HGP था, अब ये SCP है, ह्यूमन सेल प्रोजेक्ट। और जब सारी सेल सब कुछ बता देंगी तो कई लोगों को लगता है तो फिर क्या मनुष्य भगवान हो जाएगा, प्रोटीन बनाने लग जाएगा, RNA बनाने लग जाए। जब RNA वैक्सीन बनी तब भी बोला ये तो प्रकृति में भेदभाव, प्रकृति में छेड़छाड़ जैसा है। तो डरते क्यों हो, विज्ञान तो आविष्कार करेगा ना, वैज्ञानिक आविष्कार होंगे, विज्ञान अपनी गति से बढ़ेगा। और जब विज्ञान ने प्रगति की है, धर्म और बहुत सारे पैरामीटर, धर्म के मापदंड सभी धर्मों के पीछे छूटे हैं। सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा की बात की थी मुसलमानों के लिए। तो ये जो अभी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ना यूपी में, कि मदरसों में
एनसीईआरटी पढ़ानी चाहिए। ये आपको मदरसे में जो ये तालीम दी जाती है उर्दू में और धार्मिक, इस तालीम से कुछ नहीं होना जाना। तो ये बात तो सर सैयद अहमद खान ने कही थी, जो अलीगढ़ आंदोलन वाले 1875 में कही थी उन्होंने। 1875 मतलब लगभग 150 साल पहले, 150 साल हो गए ये बात कहे हुए। एक मुसलमान आदमी ने कही थी ना, और उसी ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। यही तो कहा था कि वैज्ञानिक शिक्षा से और अंग्रेजी शिक्षा से मुसलमानों का उद्धार होगा, उससे नहीं होगा, मदरसों से नहीं होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। वैज्ञानिक शिक्षा अपने धर्म के लिए भी जरूरी है, दूसरे धर्म के लिए भी जरूरी है, सभी धर्मों के लिए जरूरी है। हम तो जादू टोने में और तंत्र मंत्र में विश्वास करेंगे और दूसरे लोगों को वैज्ञानिक बनाएंगे, उनका धर्म का पालन नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं। धार्मिक शिक्षा एक वर्ग विशेष तक, या यूं कहें कि जिनको धार्मिक कर्मकांडों में लिप्त रहना है वहीं तक ठीक है। अदरवाइज तो सबको वैज्ञानिक शिक्षा और प्रचलित शिक्षा है। अंग्रेजी शिक्षा की बात तो अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी शिक्षा की बात की थी। अभी वर्तमान में तो वो प्रासंगिक नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हिंदी माध्यम में भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। उच्च स्तरीय ज्ञान, उसका तात्कालिक अनुवाद होना चाहिए। तो अनुवाद 1 साल बाद होता है, कई बार ट्रांसलेशन 2 साल बाद होता है, कई बार 10 साल बाद होता है। तो फिर तो हिंदी माध्यम वाले पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि जो भी ज्ञान आता जा रहा है, नया ज्ञान जो भी अंग्रेजी में आता है उसको हिंदी में करते जाएं, स्पीड बढ़ाएं उसकी हिंदी में करने की, नहीं तो पिछड़ जाएंगे। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो खूब चल रहे हैं अभी। बाकी तो करंट अफेयर्स में काफ़ी है, कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। तो उसके आगे कुछ चीज़ें तो इन्फ्लेशन वाली हैं, तो इन्फ्लेशन वाला चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हम इन्फ्लेशन से बाहर आए हैं। और बाहर तो नहीं आए, सच में तो नहीं आ पाए, अपने चैप्टर में आ गए। असली में तो ट्रैप में ही हैं हम लोग महंगाई के। तो आइए बात करते हैं। तो हमने कहा था कि इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई होती है, वो 2 तरीके होते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका निर्माण होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। एमपीसी की बैठक साल में 4 बार होना बहुत ज़रूरी है, हर क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गवर्नर जनरल, रिजर्व बैंक के गवर्नर, और बताते हैं। लेकिन अब 4 बार से ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि बड़ी शर्मनाक स्थिति है रिजर्व बैंक के गवर्नर के लिए कि वो महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे पास 2 ही टूल हैं महंगाई को रोकने के, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम बजट के रूप में देख सकते हैं। तो बजट में महंगाई को रोकने के लिए ऐसा कुछ किया नहीं है सरकार ने, लेकिन रिजर्व बैंक की तो प्राइमरी ड्यूटी है, बनती है कि जनता को महंगाई से बचाए। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है जनता को महंगाई से बचाना। लेकिन वर्तमान जो गवर्नर हैं वो इसमें फेल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको बेस्ट गवर्नर के अवार्ड मिल रहे हैं। तो जिनको गाली पड़नी चाहिए उनको अवार्ड मिल रहा है कि तुमने महंगाई अच्छे से कंट्रोल की है, जबकि वो असफल रहे हैं। खैर जो भी है, तो आइए देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे ये काम करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स आंकड़ों में जाते हैं, डिजिट्स में, जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती है और उसके बाद डिसाइड किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 रिजर्व बैंक के होते हैं। उसमें गवर्नर तो होता ही है रिजर्व बैंक का एज ए चेयरमैन जैसा, और 3 लोग बाहरी होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंटीज से गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करवाती है। वो विशेषज्ञ हो सकते हैं फिनेंस के, इकोनॉमी के, और ये 6 लोग मिलकर के तय करते हैं। वोटिंग के माध्यम से फाइनल होता है कि क्या होना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहा जाता है, मौद्रिक नीति। क्वार्टरली आती है जनरली, लेकिन इस बार थोड़ा सा गड़बड़ा गया, बीच में भी एक आध बार एक्स्ट्रा आ गई। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में एक है रिजर्व,
सरकार जो बैंक्स हैं वो रिजर्व बैंक के पास में रिजर्व रखेंगी। तो कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये दोनों रेशो जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो वो होता है जो रिजर्व बैंक रखता है, बैंकों के द्वारा रखा जाता है और रिजर्व बैंक अपने पास रखता है। वर्तमान में 4.5% कैश रिजर्व रेशो CRR, पिछले 3 सालों में धीरे धीरे 0.25%, 0.5% के हिसाब से बढ़ाते बढ़ाते 3% था 3 साल पहले, अब हो गया 4.5% कैश रिजर्व रेशो। ये क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है और कैश रिजर्व रेशो पर ब्याज नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। रिजर्व बैंक में जब वो रखते हैं तो बैंकों को रखना पड़ता है जितना उनके पास पैसा है उसका 4.5% रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। और सेंट्रल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक उसको अपने पास रखेगा। पहले ये 3% था, अभी मैं बताता हूं उसका कारण, जब भी बढ़ता है तो उससे क्या होता है और क्या नहीं। तो अभी तो आप पहले जो डिजिट्स हैं वो जान लीजिए। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसमें वर्ड है लिक्विडिटी एंड स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब वैधानिक और वो है तरलता। तो वैधानिक का मतलब विधान बना करके, यानी कि कानून बना हुआ है, संसद में कानून बना हुआ है कि SLR रखना पड़ेगा। ये बैंक अपने पास खुद के पास रखेगा SLR बना के। तो SLR बना के रखने का क्या मतलब है, वर्तमान में 18% है इसका, पिछले 3 साल से यही बना हुआ है, लगभग 18% SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब हो गया वैधानिक, कानून बना हुआ, और लिक्विडिटी रखना अपने पास। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जब भी बैंक को जरूरत पड़े तुरंत वो ये पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे कि वो तत्काल पैसा प्राप्त कर पाए। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद के अपने पास रख लिया, कभी भी आप बेच सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए लेंडिंग नहीं करना है, किसी को लोन पे नहीं चढ़ा देना है, अपने पास गोल्ड खरीद के रख लिया, इतने का गोल्ड खरीद के रख लो, सिक्योरिटीज खरीद लो। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको आप तत्काल बेच सकें। आपके घर में भी अगर नगद पैसा नहीं है और अगर गोल्ड है तो वो नगद जैसा ही है, क्योंकि आप गोल्ड को किसी भी समय बेच करके नगद पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो तरलता कहलाती है। गोल्ड भी तरलता है, लिक्विडिटी है। या फिर ऐसी कोई FD है, FD भी देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट लंबे समय का आपने करा रखा, लेकिन आप उसको तोड़वा तो सकते हैं। लोग FD तोड़वा लेते हैं, कई बार मोबाइल में ऑनलाइन ही तोड़ लेते हैं, सुविधाएं हैं आजकल, तो वो तरलता ही है। तो आपको ऐसे SLR मेंटेन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं SLR। तो ये दो जो हैं टूल्स, ये रिजर्व वाले टूल्स कहलाते हैं, रिजर्व टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड रिजर्व टूल्स, जिसको रिजर्व बैंक ने बैंक के लिए जरूरी बनाया हुआ है। फिर इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो रेट्स हैं, जैसे हम लोग रेपो रेट की बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। अब ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में घोषणा की जाती है। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, गवर्नर आते हैं, तो इन सब चीज़ों पे CRR बताते हैं, SLR बताते हैं, रेपो रेट बताते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिसमें रिजर्व बैंक क्रेडिट देता है बैंक्स को, दूसरे अनुषंग जितने भी बैंक्स हैं उनको ऋण देता है, कर्जा देता है रिजर्व बैंक। रेपो रेट और रिजर्व बैंक यदि
रेपो रेट बढ़ाता है, 3.5 को अगर 3.75 कर दिया तो इसका मतलब है कि ज्यादा ब्याज देना होगा, बैंकों को ब्याज ज्यादा देना होगा, रिजर्व बैंक को। बैंक ज्यादा ब्याज देंगे रिजर्व बैंक को उस पैसे के बदले। रेपो रेट को भारत में सबसे लोएस्ट रेट माना गया है, एक तरह से प्राइम लेंडिंग रेट की तरह है, सबसे लोएस्ट रेट। और जो डेट मैनेजमेंट होता है गवर्नमेंट के लिए वो रेपो रेट पे ही होता है। सरकार को ऋण जो मिलता है वो रेपो रेट पे मिलता है। रेपो रेट से कम ब्याज दर ऑफर नहीं कर सकते बैंक वाले। रेपो रेट जो है वो तो मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो आपको रिजर्व बैंक को देना ही है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वो होगा जो रिजर्व बैंक पे करेगा बैंकों को, यदि बैंकों के पास यदि एक्स्ट्रा पैसा है और वो अगर जमा कराना चाहते हैं रिजर्व बैंक में, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। तो ये दरें जो है बहुत जरूरी है। क्यों बता रहे हैं? अभी हम महंगाई को देखेंगे, इन्फ्लेशन को। तो महंगाई कम करने के लिए या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक इन दरों में परिवर्तन करके पॉलिसी में इन दरों में परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाता है उस पर हम अभी बात करेंगे, इसलिए पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है। इसके अलावा जो टूल्स हैं उनमें पहले एक रेट होता था बैंक रेट, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता था, लंबे समय के लिए जो लोन दिया जाता था 6% के आसपास, 6.25, 6.5 ऐसा ही कोई रहता था। तो बैंक रेट अब वो आजकल 2011 के बाद 12 के बाद में वो बदल दिया। अब बैंक रेट पे नहीं होता, अब उसको बोलते हैं LTRO, लॉन्ग टर्म LTRO, रिजर्व ऑपरेशन में क्या हाँ, रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, LTRO। ये लंबे समय के लिए हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए लिख लीजिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब यह है कि जो लिक्विडिटी बना के रखी हुई है, लिक्विडिटी बना के रखी हुई है आपने, बैंकों ने, वो पर्याप्त नहीं है और अचानक से कोई लोन लेने के लिए आ गया। अब मान लिया जाए आप लोन दे रहे हैं किसी को, कोई डिपॉजिट करने के लिए आ रहा है, कोई लोन लेने के लिए आ रहा है। तो कोई डिपॉजिट कर रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई डिपॉजिट कर रहा है, कोई विड्रॉवल में आ रहा है, यानी कि आप लोन दे रहे हैं, या किसी ने अपना डिपॉजिट किया वही पैसा निकाल लिया। ये तो किसी बैंक वाले को नहीं पता कि आज कितने लोग आएंगे, न बाहर किसी कस्टमर को पता है कि हम बैंक में जाएंगे तो हमको आज मिलेगा कि नहीं। तो ऐसी दुविधा से बचने के लिए बैंक को यह फैसिलिटी दी गई है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कि मान ले जाए आपके पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, और ऐसे में यदि आप के पास कोई लोन मांगने आता है तो उसको मना नहीं करना है। आप रिजर्व बैंक से बोरो कर सकते हैं। बैंक कहां से लेगा? रिजर्व बैंक से बोरो करेगा, उसको बोलेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बट ये शॉर्ट टर्म होती है, अधिकांशतः ओवरनाइट होती है, एक आध दिन में आपको व्यवस्था करके वापस जमा कराना होता है। ठीक है। 2%,
किसका? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का, जो 18% है, और अगर आपके पास 20% है तो 2% और आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, 2% बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही यदि आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो आप तत्काल रिजर्व बैंक में जमा भी कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है और आप उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी को लेंड नहीं करा पा रहे हैं, तो आप रिजर्व बैंक में जमा करा करके रिवर्स रेपो रेट पे आपको ब्याज एक तरह से मिल जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी 3-4 तरह की सुविधाएं हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें कई जगह पनिटिव इंटरेस्ट रेट भी लगता है, रेपो रेट से भी 1% ज़्यादा रेट लेकर के भी वो आपको शॉर्ट टर्म लोन दे देता है। तो रिजर्व बैंक कुल मिला के एक पेट्रोनेज देता है, एक संरक्षण देता है और अपने बैंकों को डूबने नहीं देता। क्योंकि ऐसे बार बार यदि लोगों का विश्वास अगर हिलेगा और आप लोन देने से मना करोगे और लोगों में ये मैसेज जाएगा कि ये लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे बैंक रन होने की संभावना बढ़ती है। लोगों को लगेगा कि ये बैंक डूबने वाला है, इसके पास पैसे नहीं। तो रिजर्व बैंक ये कोशिश करता है कि बैंकों में लोगों का विश्वास बना रहे। बैंक विश्वास का ही नाम है, लोगों का विश्वास है, इसीलिए वो बैंक है। क्योंकि बहुत सारे मजबूत बैंक भी सभी लोगों का एक साथ पैसा लौटा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पैसा मार्केट में लगा रखा है, लंबे समय तक लगा रखा है। बहुत सारे लोगों को लोन दिया हुआ है बहुत लंबे समय तक। तो ये जो आपने अमेरिका के बैंकों को डूबते हुए देखा, उनके साथ प्रॉब्लम यही थी कि वहां कॉरपोरेट का पैसा था, बड़े बड़े कॉरपोरेट का पैसा। भारत के भी सारे बड़े कॉरपोरेट ने वहीं पे पैसा लगा रखा था। भारत के बैंकों के नहीं डूबने का कारण यह होता है कि भारत में छोटे लोगों का पैसा है, छोटे व्यापारियों का, छोटी बचत करने वाले, स्मॉल सेविंग वाला, आम आदमी का पैसा है और बहुत बड़ी संख्या में है। और दूसरी चीज है कि भारत में छोटे लोगों का पैसा बड़े आदमी को दिया हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया हुआ है? बड़े कारपोरेट को। और पैसा किसका है? छोटे छोटे लोगों का। अमेरिका में बड़े कारपोरेट का पैसा है, वो लोगों को नहीं दिया हुआ है, क्योंकि लोगों में डिमांड नहीं है। अमेरिका में लोगों ने लोन मांगा नहीं, तो उन्होंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, इन्वेस्ट कर दिया उसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स तब तक ठीक थे जब तक कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, तब तक गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो थे उससे प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट रेट 0 से लेकर 7.5% तक बढ़ा दिए, वहां के फेडरल रिजर्व ने, अमेरिका के। वहां के रिजर्व बैंक ने क्या किया, 0 से लेकर 7.5% तक बढ़ा दिए, तो प्रॉफिट उधर शिफ्ट हो गया, तो बॉन्ड्स की हालत खराब हो गई। तो जो उसके एसेट्स थे बैंक के, जिसमें उसने इन्वेस्ट कर रखा था, उनकी हालत पतली हो गई, तो उसके एसेट्स जो है वो लूज हो गए। तो यहाँ के इन्वेस्टर्स जो थे, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट थे पूरी दुनिया के, उन सब ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। और उनने जब एक साथ पैसा निकालना चाहा तो बैंक रन हो गया, तो बैंक इसलिए डूबा। अमेरिका के बैंक डूबने की कहानी समझ में आ गई। वहां का बैंक क्यों डूबा? छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं है, यानी सेविंग्स का पैसा नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट्स का पैसा है, बड़े कॉरपोरेट्स का। और बड़े कॉरपोरेट्स का पैसा सुरक्षित गवर्नमेंट, अब चूंकि बैंक रन हो जाता तो अमेरिका की साख पे बट्टा लगता, तो अमेरिका की गवर्नमेंट को बीच में कूदना पड़ा और उसको मदद करनी पड़ी, बैंक को बचाना पड़ा। तो इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस का सोशलाइजेशन हो गया और प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन। अगर बैंक प्रॉफिट में होता तो वो प्राइवेटाइज होता, यानी कि प्राइवेट लोगों को फायदा होता, और चूंकि लॉस में गया तो जनता भुगतेगी। वो कौन, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? जनता में। अमेरिका की गवर्नमेंट ने किया, मतलब जनता का पैसा आ गया समझ। और उसको वो लोग कैपिटलिज्म बोलते हैं।
देखिए, पूंजीवाद का शुद्ध नियम यह है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। यानी जिसे पैसा बनाना आता है, जिसे व्यापार करना आता है, जिसके पास अकल है, जिसको पैसा इन्वेस्ट करना आता है, जिसको मालूम है कि कहां पैसा लगाने से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे आदमी को पूरी सहायता करना। एडम स्मिथ तो यही बोलते थे, ऐसे आदमी को भरपूर सहायता करना और उसके पैसे को, पूंजी को बढ़ाना, इसी को पूंजीवाद कहते हैं। लेकिन बेवकूफ आदमी हो, उसे ये नहीं पता हो कि कहां पैसा लगाया जाना चाहिए, उसको ये नहीं पता कि पैसा कहां बढ़ जाएगा, और उसके बाद उसकी बेवकूफी और मूर्खता की वजह से यदि पैसा उसका कम हो जाए तो भी उसके पैसे को बढ़ा के रखना, ये कैपिटलिज्म नहीं है। ये कैपिटलिज्म नहीं है। आ गया समझ में? कैपिटलिज्म का मतलब है कि अगर कोई योग्यतावान है, किसी के पास ज्यादा योग्यता है, ज्यादा अकल है, ज्यादा क्षमता है, ज्यादा पैसा है, तो वो अपने पैसे को उचित जगह पर लगा करके मल्टीप्लाई कर ले, कोई उसे रोकेगा नहीं। बात समझ में आई ना? कोई उसका दुश्मन नहीं है, कोई उसे गोली नहीं मारेगा, कोई उसका पैसा नहीं छीनेगा, और राज्य ऐसी कोई नीतियां नहीं बनाएगा कि उससे उसको नुकसान हो, क्योंकि वो एक टैलेंट है और टैलेंट को आगे बढ़ना चाहिए। योग्यता को पुरस्कार मिले, और जिसके पास पूंजी है वो अगर पूंजी बढ़ा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? बात सही है, पूंजी वाला पूंजी बढ़ाए, योग्यता वाला योग्यता से पैसा कमाए, जिसमें क्षमता है वो और आगे बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें योग्यता नहीं है, अगर उसने पूंजी को ठीक से लगाना नहीं सीखा, और इस दौरान यदि उसकी पूंजी का लॉस हो जाता है, तो फिर सरकार को बीच में उसे बचाने नहीं आना चाहिए ना। फिर भी उसकी चिंता करना, ये तो पूंजीवाद नहीं है। इसका मतलब, इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी या फिर क्रोनी कैपिटलिज्म। इसका मतलब पूंजीपति की सरकार है, क्योंकि उसको लॉस भी होता है तो वो बीच में आती है और उसको बचाती है। पूंजीवाद का ये नियम नहीं है। एडम स्मिथ ने ये नहीं कहा था। एडम स्मिथ जो पूंजीवाद के फाउंडर हैं एक तरह से, वो साफ साफ कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन जो फिट नहीं है उसको क्यों सर्वाइव करना? चलो पूंजीवाद पे ही आ जाओ ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन लाठी नहीं है तो फिर भैंस क्यों? आया समझ में? यहां तो यह है कि लाठी है तब तो भैंस है ही, लेकिन लाठी अगर आपकी खो गई तो सरकार आपको लाठी भी देगी और भैंस भी देगी। तो अडानी वाला किस्सा समझ में आ गया ना? ठीक है भाई, अपने बलबूते पे आगे बढ़ो ना। आपको आगे बढ़ने से कौन रोकता है? आपके आगे बढ़ने से थोड़ी जलन है, लेकिन सरकार क्यों आगे बढ़ाए आपको? और खास करके जब आपको लॉस हो रहा हो तब आपको प्रोटेक्ट क्यों करे? क्योंकि प्रॉफिट को तो आप जनता में बांटोगे नहीं, तो फिर आपका लॉस जनता में क्यों बांटा जाए? नियम से चलो ना। आ गया क्लियर? तो अमेरिका के बैंक डूबने का कारण भी समझ में आ गया। बट वहां की गवर्नमेंट ने किया, बाइडेन ने भी किया। उनको मालूम है कि अमेरिका की साख को बट्टा लगेगा तो जो 2008 में हुआ था वैसा क्राइसिस आ जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। और फिर एक के बाद एक उसका कॉन्टेजियन इफेक्ट होगा, डोमिनो इफेक्ट होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। एक का असर दूसरे पे पड़ता है, तो दूसरे बैंकों से भी विश्वास उठेगा। इसलिए सरकार बीच में आई और उसने बचाया। सरकार का पक्ष ठीक है अपनी जगह, वो अपने देश में, लेकिन ऐसे में फायदा तो आपने कॉरपोरेट्स को कर दिया ना। जो अवसरवादी लोग थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, साधारण बैंकों में पैसा नहीं रखते थे, बल्कि इन बैंकों से कर्जा लेते थे और वहां जाकर के उस विदेश के बैंक में जाकर के पैसा रख दिया। ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। अच्छा मौका था उनको पनिश करने का, ठीक है ना। और बैंक को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों, जनता में लैंड क्यों नहीं करते? तो आप तो बिजनेस, दरअसल वो बैंक था ही नहीं। बैंक का काम होता है कि जिनको कर्जा चाहिए उनको कर्जा उपलब्ध कराना, और जिनके पास एक्स्ट्रा है उसका पैसा जमा करके उसको ब्याज देना। ये बैंकिंग का काम है। वहां उसने लोगों का पैसा तो ले लिया, कॉरपोरेट्स का, लेकिन लेंड नहीं किया, बल्कि सेफ बिजनेस कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो बैंक ने प्राइवेट व्यक्ति की तरह इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट डूब गया।
उससे बैंक को लॉस हुआ। लोगों को लोन दिया होता तो वो रिकवरी कर लेता, लेकिन इन्वेस्टमेंट को रिकवरी कैसे करेंगे? वो तो अगर एसेट्स गिर गए, उसके रेट के अगर गिर गए तो उसको नुकसान हो गया। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। दोनों अलग चीज है। तो भारत में बैंक का डूबना और अमेरिका में बैंक का डूबना दोनों डिफरेंट चीज है। वहां पर गलत जगह इन्वेस्ट कर रखा था, एक ही जगह इन्वेस्ट कर रखा था, जबकि आपको कई जगह इन्वेस्ट करना चाहिए बैंक को, क्योंकि आप इतने लोगों का पैसा लेके बैठे हैं। तो आपको रिस्की जगह पे, एक जगह पे नहीं करना चाहिए। उसको वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये पैसा कभी नहीं डूबेगा और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही मिलता रहेगा, जो जनरल इंटरेस्ट है उससे ज्यादा मिलेगा। भारत में जब बैंक डूबता है तो गलत व्यक्ति को लोन देने की वजह से डूबता है। ज्यादा लोन किसी एक व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को दे देना। भारत की बैंकिंग का डूबने का तरीका अलग है, अमेरिका के बैंक के डूबने का तरीका अलग है। वहां सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना, उसके अलावा और कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को तो लेंड करना नहीं है। क्लियर? लेंड करना मतलब कर्जा देना, लेंडिंग का मतलब कर्जा देना। क्रेडिट, क्रेडिट, लेंडिंग, डेट, ये सब एक ही वर्ड है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि दोनों चीज यहां क्लियर हो गई। अब आइए, अब ये जो रेपो रेट बढ़ाते हैं और जो CRR बढ़ाते हैं और SLR बढ़ाते हैं, तो उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ये कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा क्वालिटेटिव टूल्स को देख लीजिए। क्वालिटेटिव टूल्स, ये क्वांटिटेटिव बताया था, क्वालिटेटिव टूल्स में थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, या स्टरलाइजेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में OMO, यूपीएससी ने खूब पूछा है, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज को बेचना, GSECs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेना और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देना, यानी बॉन्ड्स को बेचना और बॉन्ड्स को खरीदना। बॉन्ड्स को खरीदना और बॉन्ड्स को बेचना। बॉन्ड्स को यदि सेल करेंगे तो मार्केट में यदि एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है तो वो सक कर लेगा। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के तरीके हैं ये। तो क्वालिटेटिव कंट्रोल क्या होगा और क्वांटिटेटिव कंट्रोल अभी आपको बताया, रेट्स में उनमें चेंज करके अभी आएंगे हम लोग, पर ये हम बता रहा हूं मनी फ्लो, मॉनेटरी फ्लो, मुद्रा का फ्लो, करेंसी का फ्लो। तो मुद्रा का प्रवाह कैसे कंट्रोल किया जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकार के बॉन्ड्स रिजर्व बैंक के पास रखे हुए हैं और रिजर्व बैंक के पास में ये सब आप जाकर के टर्म्स खोजिएगा, इनके चार्ट मिल जाएंगे और बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको गूगल में, इमेजेस में, एकदम से समझ में आ जाएंगे। बस केवल मेरी ये जो वीडियो है ये साथ में देख लीजिएगा और उधर चार्ट देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं, चार्ट्स को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जब कभी बॉन्ड्स को सेल करेंगे मतलब जो कोई भी खरीदेगा बॉन्ड्स को, वो पैसा, मनी जो है वो देगा रिजर्व बैंक को, खरीदने वाला। और जब रिजर्व बैंक को पैसा देगा तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी को ज़्यादा सप्लाई अगर है मनी का तो उसको सक कर लेना, खींच लेना, चूस लेना, उससे कंट्रोल होता है बेचने से, सेल करने से। और जब उसको मनी को फ्लो करना होता है, अब ये कब करना होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। मनी को फ्लो करना होता है यानी कि फ्लोट करना है, ज्यादा फैलाना है मनी को, तब वो क्या करेगा? उल्टा करेगा। अभी बेचा, बाद में खरीद लेगा तो पैसा रिजर्व बैंक को पे करना पड़ेगा, तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, उसके बदले बॉन्ड्स उसके पास आ जाएंगे।
इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा ही डॉलर के साथ होता है। विदेशी मुद्रा के साथ में रुपए को एडजस्ट करना, डॉलर को, रुपए को मजबूत बनाए रखना डॉलर के सामने, इसके लिए वो डॉलर खरीद लेता है और डॉलर को बेच देता है, मार्केट में डाल देता है। ठीक है, डॉलर को बेचेगा तो रुपया इधर आ जाएगा, और जब डॉलर को खरीदेगा तो वो डॉलर ज्यादा खरीद के रख लेता है रिजर्व बैंक। इन दोनों घटनाओं को, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डॉलर के इस प्रकार के आदान प्रदान, दोनों को मिला के बोलते हैं स्टरलाइजेशन। दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? स्टरलाइजेशन। आ गया समझ में? तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? बंधीकरण। ये दो वो तरीके हैं जिससे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है, टूल है, रिजर्व बैंक के टूल है। क्योंकि रिजर्व बैंक मनी जनरेट करता है, मनी सप्लाई को प्राइमरी M0 के रूप में, हार्ड पावर मनी, तो जो पहली बार नोट छाप करके रिजर्व बैंक मनी सप्लाई करता है उसको बोलते हैं हार्ड पावर मनी, M0। बाद की मुद्राएं M1, M2, M3, M4 का चार्ट देख लीजिएगा जाकर के, इमेज में मिल जाएगा आपको वो कौन होती हैं। M1, M2, M3, M4 ये इकोनॉमिक्स की सारी बुक्स में है और इन्फोग्राफिक्स में देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो हार्ड पावर मनी जो M0 है, क्या वो हमेशा बना रहता है? नहीं, मनी दो तरह से जनरेट होता है। एक रिजर्व बैंक छाप करके जो पहली बार मनी डालता है वो हार्ड पावर मनी M0, और बाद में बैंक्स के कामकाज ऑपरेशन की वजह से, बैंकिंग ऑपरेशन की वजह से लोगों को कर्जा देखना, अपने पास CRR, अपने पास SLR मेंटेन करना, CRR मेंटेन करना, उसके बाद जो इंटरेस्ट पर, ब्याज पर पैसा दिया जाता है, लेंडिंग किया जाता है, उससे पैसा बढ़ता है। मान लीजिए 100 रुपया दिया है तो वो 110 रुपया हो गया, लौट करके कितना है? 110 ब्याज सहित। तो 100 जब 110 आता है तो 10 रुपया एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। यूपीएससी ने ये भी पूछा है 2 साल पहले, मल्टीप्लायर इफेक्ट। हाँ, पिछले साल पूछा होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट है बैंकिंग ऑपरेशन की वजह से जो हार्ड पावर M0 मनी था वो बदल जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो पैसा दो तरह से क्रिएट हो गया, पैसा बढ़ गया, ज्यादा हो गया, जबकि वो छापा नहीं गया। फिर 110 रुपए में से 108 रुपए अगर ब्याज पे दे दिया तो हो सकता है 120 130 रुपए आ जाएं लंबे समय बाद। ऐसे 180 रुपए हो गए, तो वो जो 100 रुपया ही ओरिजिनल नोट छापा गया था, तो फिर उसका तो 180 रुपया हो गया। तो ये 80 रुपया कहां से आया लंबे समय के बाद, 7-8 साल बाद? ये 80 रुपया जो है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी बैंकिंग ऑपरेशन की वजह से लेंडिंग और सेविंग, जो लोग सेव करते हैं वो तो कम ब्याज दर पे करते हैं, ब्याज पर वो जो चढ़ाता है तो वो लोगों को कर्जा जो देता है वो महंगा देता है। तो बीच में जो पैसा जनरेट होता है वो तो छापा नहीं गया है, बट वो वैलिड मनी है, फिएट मनी की तरह काम करता है। तो रिजर्व बैंक ने जितना हार्ड पावर मनी छाप करके दिया, हमेशा मार्केट में उतना रुपया नहीं रहता, बल्कि मल्टीप्लायर की वजह से ज्यादा पैसा होता है बैंक में, मनी फ्लो में, मार्केट में फ्लो कर रहा होता है। इन सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी, कभी इतना ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो यही सब जो फ्लो को कंट्रोल करना और ये सब है, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के स्टेजेस लिख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ये रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। मौद्रिक नीति परिचालन, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। तो जब भी कभी ऐसी नीति बनाई जाएगी इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करके,
इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करते हैं तो बाजार में पैसा अगर बढ़ता है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? बाजार पे पड़ता है। तो बिजनेस एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट पे भी असर आता है और महंगाई पे भी असर आता है। 3 चीजों पे असर आता है बड़ा। जीडीपी पे, रियल जीडीपी पे किस पे असर आता है? रियल जीडीपी पे। तो ये कैसे बढ़ाया जाता है? 2 तरीके हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, आपको बताया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। या तो सरकारी प्रतिभूतियां, डॉलर, ये सब खरीद के बेच के, या फिर अभी बताया आपको रेपो रेट को कम ज़्यादा करके, सीआरआर और एसएलआर को कम ज़्यादा करके। अगर आपने एसएलआर कम कर दी तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो वो कर्जे के तौर पे जाएगा, लोगों को लोन देने के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक ऐसे ही रेपो रेट को अगर आपने कम कर दिया तो लोगों को, बैंकों को आसानी से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध रहेगा, तो वो ज़्यादा ब्याज दर पर लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे, मतलब उनके पास अवेलेबल ज़्यादा रहेगा उपलब्ध कराने के लिए। तो बीच में कमाई ज़्यादा हो जाएगी, बैंकों की कमाई भी और लोगों की उपलब्धता भी, लोगों को उपलब्धता भी। तो ये जो चीज होती है इसको 2 तरह की बोलते हैं, एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है, यानी मार्केट में ज्यादा पुश किया जाता है मनी सप्लाई को। एक्सपांशनरी, उससे बिजनेस एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ती हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रोजगार ज़्यादा मिल रहा है तो लोगों को सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, ग्राहक ज़्यादा खरीदेंगे, रोजगार ज़्यादा मिलेगा और बिजनेस एक्टिविटीज़ फास्ट होंगी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो रिजल्ट्स क्या आएगा? रिजल्ट्स ये आएगा कि रियल जीडीपी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, साथ ही इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। आ गया समझ? तो एक्सपांशनरी पॉलिसी यानी कि जब भी हम, अभी हम आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा में, कि जब भी हम महंगाई, जब भी हम ग्रोथ करने जाते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, तो महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। आ गया समझ? इसको बोलते हैं डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कबूतर जैसी लैंग्वेज होती है। रिजर्व बैंक की लैंग्वेज डॉविश होती है, डव जैसी। कबूतर तो नहीं कहते, डव पक्षी जैसी, ठीक है। उसकी होती है उल्टी, कॉन्ट्रैक्शनरी वाले को बोलते हैं हॉकिश, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में उल्टा हो जाएगा जो ऊपर बताया अभी आपको, मनी सप्लाई को, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, इन्फ्लेशन कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाएंगे, सीआरआर बढ़ाएंगे, एसएलआर बढ़ाएंगे, ये सब बढ़ोतरी होगी। यानी बैंकों को कम से कम छूट मिलेगी, कम से कम लिक्विडिटी मिलेगी लेंड करने के लिए, बैंकों को लेंड करने के लिए कम से कम पैसा मिलेगा। और जब वो लेंड नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस एक्टिविटीज नीचे जाएंगी, तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम होगा क्योंकि लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे, और डिमांड भी कम हो जाएगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी।
तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। तो फलस्वरूप क्या होगा, ग्रोथ कम होगी, एम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, बट इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई कम होगी। तो ग्रोथ बढ़ाना और महंगाई कम करना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा, मौद्रिक नीति की दुविधा। रिजर्व बैंक के सामने भयंकर दुविधा है। ग्रोथ अगर करने जाएंगे, आर्थिक विकास अगर तेज करेंगे, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाना है, तो महंगाई बढ़ती है। इसको बोलते भी हैं कि शुरू में महंगाई बढ़ती ही है, बाद में ठीक हो जाती है। जब भी आर्थिक वृद्धि होती है तो महंगाई बढ़ती ही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आने लगता है, और पैसा आने लगता है तो लोग खर्च करने लगते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी हो नहीं पाती, तो शॉर्टेज की वजह से, स्कार्सिटी की वजह से चीजें महंगी होने लगती है। तो महंगाई विकास का लक्षण है, ऐसा माना जाता है। तब ऐसे में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, तो क्या कॉन्ट्रैक्शनरी रखना चाहिए महंगाई कम करने के लिए? तो यहां आप लिख सकते हैं कि कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे, हाउ टू ओवरकम दिस डायलेमा, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस डायलेमा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा। तो मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा से के लिए हम लोगों को सेपरेट टारगेट करना पड़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग। भारत में अरुण जेटली के समय से 2017 से ये पॉलिसी बनाई गई है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग डिफरेंट चीज रहेगी, उसका ग्रोथ पे हम असर नहीं आने देंगे, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी नहीं करेंगे, इन्फ्लेशनरी बनाए रखेंगे, उसके बावजूद इन्फ्लेशन को एक्सपांशनरी बनाए रखेंगे, उसके बावजूद हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, यानी महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। 4+-2 हमने इन्फ्लेशन का टारगेट क्या किया है कि महंगाई को हम 4+-2 यानी 2 से कम नहीं होने देंगे और उधर 6 से ज्यादा नहीं जाने देंगे। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये जितनी भी टर्म्स मैं बता रहा हूं ये सारी यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में देखेंगे आप। बस इन टर्म्स को पकड़ लीजिए, एक एक पैराग्राफ उस पर लिखिए, इन्फोग्राफिक देखिए और नोट्स बनाइए। समझ में तो अभी आ गया, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। एक बार नोट्स बनाओगे, एक बार इन्फोग्राफिक सामने रखोगे, फिर इसको रिकॉर्डिंग को एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट आने लगा है ना मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा, तो सरकार के लिए और खास करके रिजर्व बैंक के लिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन में से एक को चुनना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने सेपरेट टारगेटिंग किया। खास करके इन्फ्लेशन टारगेटिंग को बिल्कुल सेपरेट किया, और ग्रोथ की जब भी बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग वो बनाए रखेंगे। तो कई सारे डायलेमा हैं रिजर्व बैंक के सामने। रिजर्व बैंक के फंक्शंस में आते हैं, चाहिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आते हैं, बाकी और चीजें भी है, ठीक है। एक प्राइम लेंडिंग रेट है, प्राइम पीएलआर है, एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। एमएसएफ है, एक एमसीएलआर है जो अलग ही लेंडिंग रेट होता है, मार्जिनल कॉस्ट वाला। तो उसमें डिच कर सकते हैं आप एसएलआर को 1%, यानी 18% एसएलआर है तो उसको 17% रख सकते हैं, और ऐसे में एमसीएलआर पे पैसा ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बताया था पहले, वो डियर और लॉयन वो वाला, कि आप बेरीज और डियर में से क्या चुनेंगे। 300 बेरीज इकट्ठा करेंगे तो 10 हिरण मार पाएंगे उतने समय में, या 300 बेरीज इकट्ठा कर पाएंगे, बताया था ना। और अगर इधर 300 करने जाएंगे तो 0 हिरण रहेगा, और इधर बेरीज में कंप्रोमाइज करेंगे तो 1 या 2 हिरण भी साथ में मिल पाएंगे। तो वो इसका मतलब है कि इधर एक ज्यादा करने के लिए, 1 यूनिट ज्यादा प्राप्त करने के लिए उधर जो लॉस होता है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई थी उसको आप खोते हो, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
यानी 300 बेरीज इकट्ठा करने के लिए आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दी है। यानी जो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी हिरण को मारने की, समय तो उतना ही है, उसी समय में आपको हिरण भी मारना है, उसी में बेरीज भी इकट्ठी करना है। तो वो एग्जाम्पल दिया था मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है एक्स्ट्रा यूनिट हासिल करने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट हासिल करने के लिए जो आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है उसको मार्जिनल कॉस्ट। तो एसएलआर 1% ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, इस टाइप का, ठीक है ना, वो वाली चीज है। तो मार्जिनल कॉस्ट वाला वो उससे समझ लीजिएगा, जब भी कभी मार्जिनल कॉस्ट की बात आए इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा यूनिट के लिए खर्चा करना है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है। और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को खोना भी है साथ ही, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वहां, ठीक है ना। तो जैसे आपको प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा था या टीचर बनने का मौका मिल रहा था और आप आईएएस की तैयारी करने आए, और आईएएस में भी आप आईपीएस के बजाय आईएएस बनना चाहते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बनना चाहते हैं, तो ये मार्जिनल कॉस्ट, उसके लिए जो आपको खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा सिटिंग लगानी पड़ेगी, रिश्तेदारों से हाथ धोना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो आईएएस की तैयारी में मार्जिनल कॉस्ट बहुत है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत है। यानी बहुत कुछ मिल रहा था उसको खोना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस, और बहुत सारा एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए बहुत खर्चा बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत करना पड़ती है, पसीना बहुत बहाना पड़ता है, समय बहुत लगाना पड़ता है। आ गया समझ? तो बैंकिंग फील्ड में भी रिजर्व बैंक इसी लैंग्वेज को यूज करता है, इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्लियर? तो वो कोई टफ नहीं है, उसको यही वाला फार्मूला लगा के पढ़ोगे तो एकदम सरल लगेगा। चलिए अब रिजर्व बैंक की बात करते हैं कि रिजर्व बैंक क्या है, तो उसकी क्या डायलेमा और क्या क्या है। तो रिजर्व बैंक को हम मानते हैं कि ये बैंकर टू बैंक है ना, तो किसका बैंक है? बैंकों का बैंक है, तमाम बैंकों का, और गवर्नमेंट का बैंक भी है। और सबसे बड़ी चीज है गवर्नमेंट का डेट मैनेजर है, ऋण प्रबंधक है। सबसे बड़ा डायलेमा यही है रिजर्व बैंक के सामने, शक्तिकांत दास के सामने बड़ा डायलेमा, मोदी को मना करें या हाँ करें। मोदी को मना करते हैं सस्ते लोन के लिए तो महंगाई बढ़ती जाती है, महंगाई मना नहीं करते हैं तो महंगाई बढ़ती जाती है। महंगाई कंट्रोल करने जाएंगे तो मोदी को मना करना पड़ेगा, वो बीच में झूलता रहता है डायलेमा। मोदी को मना नहीं कर सकते और मना नहीं करेंगे तो महंगाई को रोक नहीं सकते। कारण समझ में आ गया ना? डेट मैनेजर, सरकार का डेट मैनेजर, सरकार को सस्ता से सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, ये रिजर्व बैंक का काम है। और सस्ते से सस्ता ऋण उपलब्ध कराना मतलब रेपो रेट को वहीं थाम के रखना उसी तरह से, क्योंकि महंगाई को तत्काल कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ानी पड़ेगी। और क्योंकि अभी बताया था ना कॉन्ट्रैक्शनरी करोगे तो दो तरह की बताई थी ना, हॉकिश लैंग्वेज कैसी होगी? हॉकिश लैंग्वेज, बाज जैसी, हॉक जैसी। हॉक जैसी अगर लैंग्वेज रखेंगे यानी कि कड़क टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे तो बैंकों को कर्जा महंगा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है सरकार को भी कर्जा महंगा मिलेगा, क्योंकि वो तो रेपो बढ़ेगा, तो रेपो से नीचे तो सरकार को भी नहीं दे सकते ना। फिर सरकार के लिए न्यूनतम जो रेट है वही बैंकों के लिए रेट है, बैंकों के रेट हैं, उससे नीचे तो सरकार को दे नहीं सकते, क्योंकि वो प्राइम लेंडिंग रेट है एक तरह का। ठीक है, क्लियर है? तो प्रधानमंत्री को या पॉलिटिशियंस को खुश रखने के लिए महंगाई को जनता को झेलना ही है। रिजर्व बैंक कंट्रोल कर सकता है महंगाई को, बट प्रधानमंत्री नाराज हो जाएगा क्योंकि उसे सस्ता ऋण उपलब्ध नहीं होगा सरकार को। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये एक और डायलेमा है, रिजर्व बैंक एज ए डेट मैनेजर, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये। सरकार को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, क्योंकि सरकार जो है वो किसका पैसा लेती है? सेविंग्स का, जनता की सेविंग्स का।
और सरकार किसकी है? जनता की। तो इसलिए सरकार के साथ तो व्यापार नहीं कर सकता ना रिजर्व बैंक। बैंकों के साथ तो फिर भी कर सकता है, लेकिन सरकार के साथ तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है। और जनता का ही पैसा सरकार को चाहिए, योजनाओं के लिए चाहिए, तमाम खर्चों के लिए चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए। तो वो तो गवर्नमेंट को उपलब्ध कराना ही होगा, रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि जब भी। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे काम हैं, खास करके ट्रांसफर्स, बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर्स हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक की अर्निंग इनकम। तो रिजर्व बैंक की कौन सी इनकम है? तो रिजर्व बैंक की इनकम यह है कि मान लिया जाए रिजर्व बैंक ने 1970 में 1975 में 100 का नोट छापा, 100 का नोट छापा, 1980 में छापा एक 100 का नोट। उसके बदले सिक्योरिटीज रखी कुछ, या तो बॉन्ड रखे होंगे तो उनकी यील्डिंग बढ़ गई होगी बॉन्ड की, या फिर गोल्ड रखा होगा, गोल्ड रखा होगा। तो गोल्ड जो है वो 60 गुना बढ़ गया। 1000 रुपया रेट था 1980 में, गोल्ड का रेट 1000 रुपया था। तो 10 नोट छापे, मान लिया जाए 100 के 10 नोट छापे 1980 में रिजर्व बैंक ने, और उसके बदले 1 तोला सोना रख लिया, 10 ग्राम सोना रख लिया 1000 रुपये मूल्य का, और 10 नोट छाप दिए। लेकिन आज उन 10 नोट को अगर कोई बैंक में जमा कराने जाएगा तो कितना रुपया जमा होगा? 1000 रुपया। 100 के 10 नोट का 1000 रुपये ही जमा होगा ना, क्योंकि मार्केट में गोल्ड की कीमत कितनी हो गई? 60,000 रुपये। तो 100 रुपये का मूल्य तो 100 रुपया ही है उसने जो छापा। तो उसने जब भी छापा वो 100 रुपये का था, और आज भी 100 रुपये का है, क्योंकि गवर्नमेंट जो नोट छापती है उस पर कोई ब्याज नहीं देती है। 2000 रुपये के नोट उसने जब भी छापे थे, आज से 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आज भी उसका मूल्य 2000 रुपये है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। आपने सन 2016 में 2-2000 के 100 नोट रख लिए, यानी 2 लाख रुपए अपने तिजोरी में रख लिए, कड़क नोट एकदम, जो पहली बार आए थे। और आज आप 2023 में निकालो तो 2 लाख के 2 लाख ही रहेंगे। बैंक में जाके अगर आप आज जमा कराओगे तो बैंक वाला कितना स्लिप देगा? 2 लाख की। 100 नोट है तो 2 लाख की स्लिप पकड़ा देगा। 2016 में भी 2 लाख की स्लिप पकड़ा रहा था, आज भी 2। लेकिन 2 लाख का यदि आपने उस समय में सोना खरीदा होता तो आज वो डबल हो गया। उस समय 30,000 रुपये में आता था, और 30,000 के हिसाब से 2 लाख का सोना खरीदा होता तो आपका पैसा डबल, 2 लाख के क्या हो जाते? 4 लाख। बात समझ में आई ना? तो रिजर्व बैंक जब छापता है नोट तो उसके ऊपर ब्याज नहीं देता। नोट की जो वैल्यू है छापते समय वही 10 साल बाद भी वही होती है, 20 साल बाद भी वही होती है। अभी जैसे 500 और 1000 का नोट तो बंद कर दिया, लेकिन 100 का नोट तो बंद नहीं किया। तो सन 80 का अगर नोट कहीं किसी की किताब में रखा हुआ है और उसको आज मिलता है, उसके पिताजी ने रखा था, और अगर आज मिलता है तो बैंक में जाके जमा कराएंगे तो 100 रुपया जमा होगा ना, तब तो एक प्लॉट आ जाता उसका, या फिर 1 तोला सोना आ जाता। आज वो प्लॉट 1 करोड़ का है और सोना 60,000 रुपये का, और यहां कीमत कितनी है? 100 रुपया। बात समझ में आ गई? तो इतना गुना बढ़ता है पैसा। तो ये रिजर्व बैंक की अर्निंग है। उसने जो सोना, ऐसा तो है नहीं कि रिजर्व बैंक ने ऐसे ही छाप दिया होगा, उसने सोना रखा था ना, उसके बदले में छापा था, तो उस सोने की कीमत तो बढ़ गई ना। तो वो है रिजर्व बैंक की इनकम, उसको कहेंगे रिजर्व बैंक। और ये इनकम ट्रांसफर होती है गवर्नमेंट को। किसको ट्रांसफर होती है? गवर्नमेंट को। तो बहुत बड़ा काम है रिजर्व बैंक का, अपनी इनकम ट्रांसफर करना। इसका मतलब सरकार को फ्री में पैसा मिलता है। आगे समझे? सरकार को फ्री में पैसा मिलता है, यानी रिजर्व बैंक की जितनी इनकम है उस पर। बट वो रिजर्व रखने के लिए था, एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज रिजर्व बैंक को रिजर्व रखने के लिए कहा गया था। मोदी ने वो भी निकलवा लिया था 3 साल पहले, 4 साल पहले, यानी 5 साल पहले। उन्होंने कहा नहीं, रिजर्व रखने की जरूरत नहीं, कोई बुरे दिन नहीं आएंगे, चिंता मत करो, ये भी दे दो,
हम इसको उपयोग करना चाहते हैं। तो आज तक में कभी भी 1950 से लेकर अभी तक 1949 से जब से रिजर्व बैंक बना है वो रिजर्व कभी नहीं तोड़ा गया था, लेकिन मोदी ने वो भी तोड़वा दिया था। तो ये रिकॉर्ड है मोदी सरकार के कुछ अद्भुत वाले। तो रिजर्व बैंक के काम समझ में आए ना, जाकर के पढ़िएगा रिजर्व बैंक के ऐसे काम है, ठीक है। ये भी एक डायलेमा है, ये पैसा दें कि न दें। रघुराम राजन ने देने से मना कर दिया था, उर्जित पटेल ने देने से मना कर दिया था, तो शक्तिकांत दास को लाए जो एक IAS हैं, जो मना नहीं कर सकते, ठीक है। इसी शर्त पे लाए गए कि हम जो कहेंगे उसे मना नहीं करना है। तो वो तब से लेके अभी तक लंबे समय तक बने हुए हैं, ठीक है। वो सरकार के डेट मैनेजर नहीं, सरकार के ही मैनेजर हैं सरकार ने उनको अपना मैनेज करने के लिए रखा हुआ है। डेट मैनेजर तो रिजर्व बैंक का काम है। तो मजेदार चीजें हैं, तो ये चीजें हैं। तो डायलेमा सारे जो है वो पढ़ने चाहिए, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मल्टीप्लायर इफेक्ट, स्टरलाइजेशन, डेट मैनेजर के तौर पर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऐसा क्या करे, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग ही तो परेशान कर रही है अमेरिका को। रिजर्व बैंक ने बिना सिक्योरिटी के बहुत सारा डॉलर छाप करके गरीब लोगों को पकड़ा दिया, यानी लोगों को पकड़ा दिया, कंज्यूमर्स को। वो डॉलर मार्केट में घूम रहा है और उससे महंगाई बढ़ी, तो महंगाई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत चीजें खरीदी नहीं बल्कि इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, और बहुत सारा जबरदस्ती उन्होंने पैसा फूंक दिया, पुश कर दिया, क्योंकि लोगों के रोजगार चले गए थे और लॉकडाउन लगा हुआ था। तो वो जो हेलीकॉप्टर मनी था, क्वांटिटेटिव ईजिंग, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग, हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है। और बॉन्ड प्राइजेस का जो खेल है वो, उससे बैंक डूबना, स्वेज बैंक वाला वो और वो भी, दोनों ही, अमेरिका के दोनों बैंक और स्विट्जरलैंड वाला भी और वो भी, ठीक है। तो ये सब बैंकों के डूबने की कहानी, ये सब इस बार का होमवर्क है आपका। करंट अफेयर्स भी बहुत सारा आ गया और मॉनेटरी पॉलिसी भी समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग का सेक्टर है, तो थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए। बैंकिंग, भारत में बैंकों के प्रकार, कई तरह के प्रकार हैं बैंकों के। प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ओनरशिप के बेस पे, नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, रूरल बैंक, अर्बन बैंक, रीजनल के आधार पर देख सकते हो, पूंजी के आधार पर देख सकते हो, काम के आधार पे, फंक्शन के आधार पे देख सकते हो। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, कुछ जनरल फंक्शंस होते हैं। स्पेसिफिक, हाँ, SDF जो हाउसिंग वाले काम करने वाले, एग्जिम वाले बैंक और वो सब। तो ऐसे बैंकिंग के क्लासिफिकेशन 5-6 तरीके से होते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा नेट पे। तो बैंकिंग का क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लीजिए, बैंक्स। फिर एक कंसेप्ट लिखिएगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पे, जरूर लिखिएगा। नेशनलाइजेशन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनलाइजेशन। फिर एक कंसेप्ट लिखिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए जरूरी है क्योंकि नेशनलाइजेशन का उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन ही था कि सब लोगों को बैंकिंग के दायरे में लेके आना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज मिले। रूरल एरिया में, डिप्रेस्ड क्लास में, विमेन, ओल्ड एज लोगों को, वीकर सेक्शंस को बैंकिंग का फायदा मिले, इसलिए नेशनलाइजेशन का उद्देश्य था। उद्देश्य तो यही बताया गया था, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य अलग थे। बीजेपी या उस समय की जनसंघ को कमजोर करना था, क्योंकि वही फाइनेंसर थे उस समय के, अडानी थे, प्राइवेट बैंक्स, और उन पे घरानों का कब्जा था, लोगों का, प्राइवेट लोगों का कब्जा था, और वो सब
फिनेंस सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल किसको, जनसंघ को। तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था वो मामला, तो इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया था 69 में और 80 में। पहले 14 बैंकों का किया, फिर 6 बैंकों का, तो 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर, बट वो हो नहीं पाया। तो 2016 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से सबसे ज्यादा खाते भारत में खोले गए। उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा एक तरह का मूवमेंट कह सकते हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। इसलिए यूपीएससी ने 2 बार पूछा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंकिंग फैसिलिटीज का विस्तार, एरिया बेस्ड अप्रोच, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया बेस्ड अप्रोच, यानी रूरल आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स वो बहुत काम आती है। स्मॉल सेविंग बैंक्स या उनको हम कहते हैं माइक्रो बैंकिंग, सूक्ष्म बैंक, माइक्रो बैंकिंग, यानी कि छोटे लोन देना। किसी को 1000 का लोन चाहिए तो भी, 500 रुपए का लोन चाहिए तब भी, कोई 14 रुपए जमा कराना चाहता है आज तब भी। जनरली जो बड़े बैंक हैं वो ऐसे छोटे लोन नहीं देते, सब्जी वाले को, ठेले वाले को नहीं देते। तो माइक्रो बैंकिंग, मोहम्मद यूनुस मोहम्मद बांग्लादेश के, जिनको शांति का नोबेल मिला था माइक्रो बैंकिंग के लिए। हाँ, मुद्रा योजना भी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। लोगों को व्यवसाय के लिए, एमएसएमईज को और दूसरे छोटे भी, वैसे भी एमएसएमई में भी माइक्रो वर्ड आ ही जाता है ना, लघु सूक्ष्म वाली बात करते ही हम लोग। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़िएगा इसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना, ठीक है। ये सब हमारे यूपीएससी के सिलेबस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहां बता दिया, ठीक है। और वर्तमान की चैलेंजेस भी हमने बात कर ली हैं। तो अब मुझे लगता है कि ठीक है, इतना बहुत है, इतना होमवर्क आप करिए, फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, ठीक है ना। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की